पहले तो मार्केटिंग और सेल्स क्या है? एक व्यापक रणनीति है जो सेल्स और मार्केटिंग की हिस्ट्री जानते हैं। तो सेल्स और मार्केटिंग की जड़ें बहुत पुरानी है। मार्केटिंग की कंपनियों के बारे में बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी बड़ी मार्केटिंग एजेंसियां हैं जो अलग अलग कंपनियों के लिए काम करती है। अपने कंपटीशन को कैसे बीट करते हैं? एजेंसियां पहले एक यूनिक इमोशनल या हास्य तत्व जोड़ती हैं। कौन सी चीजें कस्टमर के माइंड को अट्रैक्ट कर रही है? एक क्लासिक उदाहरण है ओगलवी का मैन इन द डार्क एड। देखिए, सच्ची भरोसेमंद जानकारी से ही वो अपना रास्ता पा सकते हैं। कितना बड़ा कैपिटल है मार्केटिंग का, और वो बिल्डिंग में 3D एड्स चल रहे थे। पंजिंग रोड और शिबुया क्रॉसिंग जैसी जगहों पर बड़े कर्व्ड LED पैनल्स लगाए गए हैं। क्रिकेट के जर्सीज में या फिर स्टेडियम के साइड में भी एड्स के पोस्टर लगे हुए रहते हैं। जब पहली बार विल्स का लोगो 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जर्सी पर लगा कि जो भी लोग सबसे ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पे एड्स रनिंग स्टार्ट हो चुके हैं। आज YouTube एक विशाल वीडियो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहां टीवी की तरह एड बजट बढ़ रहे हैं। क्रिकेट भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट्स में से एक है और इसी वजह से ब्रांड्स ने इस प्लेटफॉर्म को टारगेट किया। आज हम लोग सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। पहले तो बात करते हैं कि एक कंपनी में कौन कौन से अलग अलग स्किल्स होते हैं और उन स्किल्स को पाने के लिए लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि मेजर रहते हैं। ये एक शानदार पॉइंट है। एक कंपनी में अक्सर अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे सेल्स में कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, मार्केटिंग में डेटा एनालिटिक्स, ब्रांड मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन। इन्हें मास्टर करने के लिए लोग बहुत लगातार ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और अक्सर नए टूल्स सीखते हैं। पहले तो मार्केटिंग और सेल्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो बुनियादी तौर पर सेल्स का मतलब है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सीधे बेचने की प्रक्रिया, यानी ग्राहक को कन्विंस करना कि वो खरीदे। वहीं मार्केटिंग एक व्यापक रणनीति है जिसमें आप ऑडियंस को आकर्षित करने, ब्रांड बनाने और लीड्स तैयार करने पर ध्यान देते हो। दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है, लेकिन दोनों के फोकस और टूल्स अलग अलग होते हैं। मेनली क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट तो बना लिया, प्रोडक्ट डिज़ाइन भी कर लिया, लेकिन आप उसको कौन से मार्केट में बेचोगे और कैसे बेचोगे, और जो लोग आएंगे ख़रीदने के लिए उनके माइंड में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सभी चीज़ें सेल्स और मार्केटिंग में आती हैं। यही तो मार्केटिंग का दिल है। सबसे पहले आपको अपना टारगेट मार्केट पहचानना होता है, यानी कौन से लोग, कौन से सेगमेंट और कौन सी जियोग्राफी में आप बेचोगे। फिर मार्केटिंग के जरिए आप उनकी ज़रूरतों को समझकर सही मैसेज और चैनल चुनकर उन्हें प्रभावित करते हो। सेल्स में फिर वही तैयार लीड्स को कन्वर्ट करने की कला है, यानी भरोसा बनाना, सही समय पर ऑफर देना और उनके मन में अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बैठाना। सेल्स और मार्केटिंग की हिस्ट्री जानते हैं कि लोग कब से इसको एक बड़े इम्पोर्टेंट स्किल के रूप में देखने लगे, क्योंकि ये स्किल्स जनरली दिखाई नहीं देते, बल्कि इनको अपने अंदर ही मास्टर किया जाता है। तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि कहाँ से ये सभी चीज़ें आई। देखो, सेल्स और मार्केटिंग की जड़ें बहुत पुरानी है। प्राचीन समय से ही लोग अपने उत्पाद बेचते रहे हैं, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद 19वीं और 20वीं सदी में इनका महत्व बढ़ा। जैसे जैसे बाजार बढ़ा, कंपनियों ने सिस्टमैटिक रिसर्च, ब्रांड बिल्डिंग और कस्टमर बिहेवियर को समझने पर जोर दिया। 20वीं सदी के मिड में पब्लिक रिलेशन, ब्रांड मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज़ें आईं और तब से ये स्किल्स एक मेन स्ट्रीम प्रोफेशन बन गए। जब टीवी पर आई एड्स के रूप में, तो कौन कौन से मार्केट के प्लेयर हैं, और मार्केटिंग तो एक तरीके का कंपनी ही बना देती है। तो वो सभी चीज़ें बताइए कि एक पूरी की पूरी कंपनी ही मार्केटिंग के रूप में इनिशिएट करती है। हाँ, जब टीवी एड्स शुरू हुए, खासकर 1950 और 60 के दशक में, तब बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसे गेम चेंजर बनाया। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोका कोला और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे ब्रांड्स ने टीवी को अपने विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया। आशा नहीं था कि सिर्फ एड्स चलाते थे, बल्कि पूरी कंपनी का विजन, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ब्रांड इमेज, सब कुछ मार्केटिंग के जरिए डिफाइन हुआ। धीरे धीरे विज्ञापन एजेंसियां भी बढ़ी हुई और मार्केटिंग को एक पूरा डिपार्टमेंट और फिर एक अलग कंपनी मॉडल बना दिया। मार्केटिंग की कंपनियों के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ, चाहे वो बड़े बड़े नामों के साथ, या फिर एड्स रनिंग, या फिर अलग अलग विजन्स के साथ।
ऐसे कौन कौन कंपनियाँ हैं? ऐसी बहुत सारी बड़ी मार्केटिंग एजेंसियां हैं जो अलग अलग कंपनियों के लिए काम करती है। जैसे उदाहरण के लिए वॉलबर्ग, वायन और ओगिलवी जैसी एजेंसियां काफ़ी मशहूर हैं। ये ब्रांड्स के लिए इन्फ्लुएंसर से जुड़ती हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल करती हैं, टीवी, डिजिटल, प्रिंट हर तरह के विज्ञापन चलाती हैं। यही कंपनियां एक ब्रांड की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करती हैं। ये जो मार्केटिंग कंपनीज़ है, ये ज़्यादा लोगों के पास जाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को निभाते हैं? एक एग्ज़ाम्पल दीजिए, एक पार्टिकुलर कंपनी के एग्ज़ाम्पल्स। एक बढ़िया उदाहरण है वायन, वाइडन प्लस कैनेडी। ये ग्लोबल मार्केटिंग एजेंसी है जिसने नाइक जैसी बड़ी ब्रांड्स को प्रमोट किया है। उनकी स्ट्रैटेजी में होता है कि वो बेहद क्रिएटिव और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पर जोर देते हैं। वो ना सिर्फ बड़े पैमाने पर टीवी और डिजिटल एड्स बनाते हैं, बल्कि वे सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे एक बड़ी ऑडियंस तक उनकी पहुंच हो जाती है। एक पूरे एडवर्टीज़मेंट के लिस्ट दीजिए, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं या फिर टीवी एड्स के लिए अप्रोच करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों पर वो अप्रोच करते हैं, एक पूरा लिस्ट दीजिए। एक पूरा प्रोसेस ऐसा होता है। सबसे पहले क्लाइंट की ब्रीफिंग और टारगेट ऑडियंस की पहचान, फिर एक मार्केट रिसर्च जिसमें प्रतिस्पर्धा और बाजार का एनालिसिस होता है। इसके बाद क्रिएटिव कॉन्सेप्ट डेवलप करना, यानी थीम, मैसेज, विजुअल्स। फिर इन्फ्लुएंसर्स को पहचानना, उन्हें अप्रोच करना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। उसके बाद मीडिया प्लान बनाना, टीवी, डिजिटल, प्रिंट और बजट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एड्स का प्रोडक्शन यानी शूटिंग और एडिटिंग। उसके बाद लॉन्च और लगातार मॉनिटरिंग, जहाँ से डेटा के आधार पर एड्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। आजकल मैं देखता हूँ कि टीवी के एड्स इतने ज़्यादा इंटरटेनिंग हो गए हैं, इतने ज़्यादा माइंड कैचिंग हो गए हैं, तो वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, अपने कंपटीशन को कैसे बीट करते हैं, वो बताइए। आजकल के एड्स में क्रिएटिविटी पर बहुत जोर दिया जाता है। एजेंसियां पहले एक यूनिक इमोशनल या हास्य तत्व जोड़ती हैं ताकि ऑडियंस जुड़ सके। फिर वो माइक्रो ट्रेंड्स और सोशल मीडिया के पैटर्न्स को देखते हैं ताकि एड्स वायरल हो। वो अलग अलग सेंस, कलर्स और कहानी बताने वाले तरीके अपनाते हैं ताकि वो दर्शकों के दिमाग पर छा जाएं और कंपटीशन से अलग दिखें। कुछ ऐसे मार्केटिंग एजेंट्स के नाम बताइए जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उनके ऐड डिज़ाइन करने का तरीका, उनके ऐड का जो फॉर्मूला होता है वो, तो एग्ज़ाम्पल दीजिए एक दो ऐसे अचीवर्स का, और उनका मेंटेलिटी क्या होता है, कस्टमर को कैसे टारगेट किया जाए। दो बहुत पॉपुलर एजेंसियां हैं, ओगिलवी और बीबीडीओ। ओगिलवी का तरीका है स्ट्रॉन्ग कॉपी और इमोशनल कनेक्शन। वो बहुत ठोस मैसेज और कहानी बनाते हैं जो सीधे दिल और दिमाग दोनों को टच करती है। बीबीडीओ का फॉर्मूला है क्रिएटिविटी विद एन इमोशनल ट्विस्ट। वो यादगार, सरल लेकिन बेहद प्रभावी एड्स बनाते हैं। उनकी मेंटालिटी होती है कि वो ग्राहकों की गहरी ज़रूरतों, उनकी भावनाओं और सपनों को समझकर ऐसा मैसेज देते हैं जो लंबे समय तक याद रहे और ट्रांसफॉर्म करे। एक एक ऐड का उदाहरण दीजिए और वो ऐड में वो पूरी कहानी आप बताइए, जैसे कि वीडियो चल रही है और उसका आप कहानी पूरा बताइए, और वो कहानी में कौन सी चीज़ें कस्टमर के माइंड को अट्रैक्ट कर रही है उस प्रोडक्ट के लिए, वो बताइए। एक क्लासिक उदाहरण है ओगिलवी का मैन इन द डार्क एड, जो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए था। वीडियो में हम एक आदमी देखते हैं जो धीरे धीरे अंधेरे में चलता है। उसके चेहरे पर चिंता और अनिश्चितता दिखती है, लेकिन जब अखबार उसके हाथ में आती है तो उसे जानकारी और दिशा मिलती है। कहानी में संदेश था कि वॉशिंगटन पोस्ट आपके जीवन को रोशन करती है, हर सवाल का जवाब देती है। ग्राहकों को इस ऐड में भरोसा और सुरक्षा का एहसास हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि सच्ची भरोसेमंद जानकारी से ही वो अपना रास्ता पा सकते हैं। और दूसरी कोई एग्जांपल? बीबीडीओ का एक बहुत पॉपुलर ऐड है एप्पल का 1984। इसमें एक डिस्टोपियन दुनिया दिखाई जाती है जिसमें लोग एक ग्रे और सख्त माहौल में जी रहे होते हैं। अचानक एक महिला हाथ में एक हैमर लेकर एक बड़ी स्क्रीन को तोड़ देती है और उसके बाद आवाज आती है, इस साल आप इसे बदलेंगे। इस ऐड में जो सबसे बड़ा असर हुआ वो था आज़ादी और बदलाव का भाव। इसने एप्पल को बाकी कंप्यूटर से अलग खड़ा कर दिया, क्योंकि इसने भावनात्मक रूप से ग्राहकों को प्रेरित किया कि वो बदलाव अपनाएं। तो आते हैं मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानते हैं। अलग अलग बिजनेसेस के नाम बताइए और उनके फेमस स्ट्रेटजीज़ को बताइए, जिससे कि ऑडियंस का दिमाग खुल सके कि कौन सी बातें चल रही है। उदाहरण के लिए अमेज़न की स्ट्रैटेजी है कस्टमर सेंट्रिसिटी। वे हर कदम पर कस्टमर के अनुभव को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। दूसरी तरफ नाइक की स्ट्रैटेजी है इंस्पिरेशन और अचीवमेंट। वे एड्स में एथलीट्स की कहानियां दिखाते हैं ताकि लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित हों। कोका कोला की स्ट्रैटेजी है शेयर हैप्पीनेस। वे छोटे छोटे खुशी के पल दिखाते हैं जो लोगों को जोड़ते हैं।
ये सभी स्ट्रैटेजीज ऑडियंस के दिमाग में गहरी छाप छोड़ती हैं क्योंकि ये उनकी भावनाओं और ज़रूरतों से जुड़ती हैं। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि अलग अलग एड्स कुछ नहीं कर रही हैं बल्कि ऑडियंस के भावनाओं पे जोर दे रही हैं। ऑडियंस के भावनाओं को जिस तरीके से वो कैच करेगी उसी तरीके से ऑडियंस भी कैच होते रहेंगे। यही आजकल की सबसे बड़ी ताकत है। जब ब्रांड सीधे दिमाग या लॉजिक की बजाय दिल और अनुभव को टच करते हैं तो ऑडियंस उससे जुड़ जाती है। वो अपने आप में एक कहानी ढूंढ लेते हैं जो उनके जीवन से मेल खाती है। इस वजह से वो ब्रांड को याद रखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और आखिरकार खरीदारी भी करते हैं। भारत में मार्केटिंग का कितना बड़ा स्केल है, कितना बड़ा कैपिटल है मार्केटिंग का, वो बताइए। भारत में मार्केटिंग का स्केल बहुत बड़ा है, खासकर क्योंकि भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार है और डिजिटल मार्केटिंग का भी विस्तार तेजी से हो रहा है। उदाहरण के लिए भारतीय इक्विटी मार्केट का कुल मार्केट कैप अब 5 खरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है और इस व्यापक बाजार में मार्केटिंग सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक उपकरण बन गई है जो ब्रांड की कैपिटल और ग्राहक जुड़ाव दोनों को मजबूत करती है। जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं आई थी तो मार्केटिंग पहले कैसे होती थी और अब जब डिजिटल मार्केटिंग आई है तो कैसे हो रही है और कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? पहले पारंपरिक मार्केटिंग में टीवी, रेडियो, प्रिंट एड्स, बिलबोर्ड्स और डायरेक्ट मेल जैसी चीज़ें होती थी। इसमें काफ़ी लागत होती थी और असर को ट्रैक करना मुश्किल होता था। लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग ने पूरी तस्वीर बदल दी है। सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ईमेल मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स की वजह से कंपनियां बहुत ही टारगेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड कैंपेन चला सकती हैं। इससे न सिर्फ खर्च कम होता है बल्कि रिटर्न्स भी ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं और ऑडियंस तक पहुंच भी बहुत सटीक हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि सबके पास अभी मोबाइल फ़ोन्स हैं और मोबाइल फ़ोन्स होने के कारण वो कोई ना कोई चीज़ें देखती है, कोई ना कोई ऐप या फिर वेबसाइट पे जाती है और उस ऐप या वेबसाइट पर अलग अलग एड्स अगर रन कर दिए जाएं तो उनको पता भी नहीं चलता और उनके माइंड में बहुत सारे एड्स घूमते रहते हैं और अगर वो शॉपिंग पर जाए तो उन एड्स के मुताबिक वो प्रोडक्ट को भी कैच कर लेते हैं, जिससे कि जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने में सफल हो जाती हैं। मोबाइल ने मार्केटिंग को एकदम सबके रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बना दिया है। लोग लगातार सोशल मीडिया, यूट्यूब, ई कॉमर्स और अलग अलग ऐप्स पर होते हैं और वहीं उनके लिए पर्सनलाइज्ड और रिमाइंडर वाले एड्स चलते रहते हैं। इसी वजह से ब्रांड्स को हर समय हर जगह अपने ऑडियंस के दिमाग में बने रहने का मौका मिल जाता है। जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं या फिर रिटेल जो बिजनेसेस होते हैं वो अपना ऐड कैसे चलाएं? कुछ स्ट्रेटजीज़ बताइए कि वो क्या कर सकते हैं अपने दुकान या फिर अपने स्टॉल में लोगों को बुलाने के लिए। छोटे बिजनेस भी बहुत असरदार तरीके अपना सकते हैं, जैसे लोकल सोशल मीडिया एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोकल ऑडियंस को टारगेट करें, फिर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करें ताकि लोग जब आसपास ढूंढें तो उन्हें आपका बिजनेस दिखे। इसके अलावा लोकल इवेंट्स या वर्कशॉप्स में हिस्सा लें और इतने स्टोर में डिस्काउंट या वफादारी प्रोग्राम जैसी ऑफर्स रखें। इससे लोग आपके स्टोर की तरफ आकर्षित होंगे और भरोसा भी बढ़ेगा। इसी बात पर मुझे याद आया कि बहुत सारे अभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, छोटे छोटे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या करते हैं अलग अलग दुकानों में जाके उनके कुछ वीडियोस बनाते हैं और प्रोडक्ट के थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन देते हैं। उनके फॉलोअर्स तो रहते ही हैं, प्लस जो प्रोडक्ट देखने वाले क्लाइंट्स रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मज़ा लेते हैं और बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं इन चीज़ों पर। ये एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स लोकल दुकानों के लिए काफ़ी असरदार होते हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स उनके साथ एक भरोसे का रिश्ता बना लेते हैं। जब वो दुकान पर जाकर एक असली अनुभव दिखाते हैं तो लोग उससे जुड़ते हैं क्योंकि वो एक प्रामाणिकता देखते हैं। इससे न सिर्फ ब्रांड का भरोसा बढ़ता है बल्कि लोकल शॉप्स को भी एक बढ़िया डायरेक्ट ऑडियंस मिल जाती है जो सच में खरीदने के लिए तैयार होती है। मुझे याद है कि जब ये वीडियो का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि लोग वीडियोस बनाते थे या फिर अलग अलग रील्स बनाते थे, तो ये सभी चीज़ें मार्केटिंग की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि थी पहले। लेकिन जैसे ही एड्स रनिंग स्टार्ट हुए तो लोगों का माइंडसेट भी इन सभी में स्विच हुआ कि क्यों ना सोशल मीडिया पे ही इन्फ्लुएंस किया जाए और ऐसा इन्फ्लुएंस कि लोगों के एडवर्टीज़मेंट भी हो और उनको अलग से बेनिफिट भी हो।
पहले वीडियो सिर्फ एक मनोरंजन या व्यक्तिगत कंटेंट का हिस्सा थे, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पॉपुलर हुआ, ब्रांड्स ने देखा कि लोग इन वीडियो को ज्यादा देखते हैं और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए एक तरह का भरोसा और जुड़ाव बनता है। इसने मार्केटिंग की पूरी दुनिया बदल दी, क्योंकि अब एड्स सिर्फ उत्पाद बेचने के लिए नहीं, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन और विश्वसनीयता बनाने के लिए भी काम करते हैं। जहाँ तक मैंने एड्स के बारे में देखा हुआ है कि दूसरे जो कंट्रीज़ होते हैं, जैसे कि चाइना के एक कंट्री है या फिर जापान की शायद थी वो, उसमें क्या किया गया था कि पूरे बिल्डिंग में एक एलईडी पूरा सीक्वेंस पूरा लगा दिया गया था और वो बिल्डिंग में 3D एड्स चल रहे थे। वो पूरा एक समरी बताइए कि क्या हो रहा था। चीन और जापान में बड़े बड़े बिल्डिंग फेस एलईडी स्क्रीन पर 3D एड्स का ट्रेंड बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए नानजिंग रोड और शिबुया क्रॉसिंग जैसी जगहों पर बड़े कर्व्ड एलईडी पैनल्स लगाए गए हैं जो 3D इल्यूजन पैदा करते हैं। इसमें बड़ी रकम खर्च होती है, लेकिन ब्रांड एंगेजमेंट काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि ये एड्स सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते हैं। जो 3D ग्लासेस रहते हैं वो कौन चलाते हैं और कैसा एडवर्टीजमेंट होता है? 3D एडवर्टाइजमेंट ग्लासेस से कई तरह से किए जाते हैं। एक तरीका स्टीरियोस्कोपिक 3D है, जिसमें हर आंख के लिए अलग अलग छवि बनाई जाती है, जैसे रेड, सायन लेंस या एक्टिव शटर ग्लासेस। दूसरा तरीका ग्लास विहीन है, जिसमें लेंटिकुलर लेंस या पैरालैक्स बैरियर का इस्तेमाल होता है ताकि बिना ग्लास के भी 3D प्रभाव दिखे। दोनों विधियां विज्ञापन में इस्तेमाल होती है, लेकिन ग्लास विहीन तरीका ज़्यादा सहज अनुभव देता है। अगर उसको छोटे रिटेल शॉप्स के लिए इस्तेमाल किया जाए कि उनका प्रोडक्ट जो है उनके स्टॉल के ऊपर ही लगे या फिर उनके दुकानों के ऊपर लगे, वैसा कुछ हो सकता है क्या? छोटे रिटेल स्टोर्स के लिए ग्लास विहीन 3D एडवर्टाइजमेंट की एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। हाल ही में कंपनियों ने स्लिम 3D डिस्प्ले जैसे सैमसंग के स्पेशियन साइनेज का इस्तेमाल किया है, जो बिना ग्लास के भी 3D प्रभाव देते हैं। इन डिस्प्लेस को स्टोर के प्रवेश द्वार या ध्यान खींचने वाले स्थानों पर लगाया जा सकता है, जिससे ग्राहक आसानी से आकर्षित होते हैं। हालांकि इसकी लागत थोड़ी अधिक हो सकती है। कोई छोटा मोटा डिस्प्ले अगर लगा दिया जाए और उनकी लागत की कंपैरिजन अगर की जाए 3D मॉडल में, तो फिर क्या होगा? पहले छोटे डिजिटल डिस्प्ले और 3D एडवर्टाइजमेंट की लागत में काफ़ी फ़र्क होता है। छोटे डिस्प्ले सस्ते होते हैं, लगभग 5,000 से 70,000 रुपये तक, जबकि 3D एड्स काफ़ी महंगे होते हैं। प्रति वर्ग मीटर 70,000 से 2 लाख रुपये तक जा सकते हैं। तो छोटे रिटेलर्स के लिए साधारण डिस्प्ले ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, जबकि 3D डिस्प्ले ज़्यादा आकर्षक लेकिन लागत में भारी होते हैं। ऐड चलाने के लिए यहाँ तक भी लोग हो जाते हैं कि लोग अलग अलग चीज़ों में इंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी क्रिकेट के जर्सीज़ में या फिर स्टेडियम के साइड में भी एड्स के पोस्टर लगे हुए रहते हैं, प्लस अलग अलग जगहों पर भी एड्स के पोस्टर लगे हुए रहते हैं। ये टेक्निक कहाँ से आई? क्रिकेट जर्सी और स्टेडियम में विज्ञापन की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, जब पहली बार विल्स का लोगो 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जर्सी पर लगा। इसके बाद जर्सी और स्टेडियम विज्ञापन बहुत लोकप्रिय हो गए, क्योंकि टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए दर्शकों तक सीधा असर पड़ता था। इसने ब्रांड को खेल की लोकप्रियता से जोड़ दिया और आज यह मार्केटिंग का एक बेहद असरदार तरीका बन चुका है। यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो भी लोग सबसे ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पे एड्स रनिंग स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो पहले क्रिकेट थी, क्रिकेट को लोग बहुत ज़्यादा देखते थे, तो इसी वजह से शायद लोग क्रिकेट पे ज़्यादा एड्स चलाते हैं। क्रिकेट भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट्स में से एक है और इसी वजह से ब्रांड्स ने इस प्लेटफॉर्म को टारगेट करना शुरू किया। जब लोग इतने बड़े पैमाने पर देखते हैं तो वहाँ एक बार विज्ञापन दिखना लंबे समय तक लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। इस तरह क्रिकेट ने ब्रांड्स को एक विशाल वफादार दर्शक वर्ग तक पहुँचने का मौका दिया। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनका माइंडसेट एड्स की तरफ बढ़ता जाता है, क्योंकि एड्स जो है वो रेवेन्यू बढ़ाते हैं। क्या पहले स्ट्रेटजी यही थी कि एड्स को लाना होगा यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो, या फिर सोशल मीडिया को सबसे बेसिक चीज़ों में अलग थिंकिंग के प्रोसेस से बनाया गया था? वो कौन सी थिंकिंग प्रोसेस है और अभी वो कहाँ पे जा रही है? सोशल मीडिया और यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग की शुरुआत 2000 के दशक में हुई, जब फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स आए।
शुरुआत में मार्केटिंग का मकसद सिर्फ इंटरैक्शन था, लेकिन 2005 से 2010 के बीच विज्ञापन तेजी से बढ़ने लगे। आज YouTube एक विशाल वीडियो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां टीवी की तरह एड बजट बढ़ रहे हैं और ये पूरी तरह दर्शकों के साथ जुड़ने और सीधे बिक्री बढ़ाने का एक जबरदस्त जरिया बन चुका है। आई थिंक जो फर्स्ट की थिंकिंग थी वो वैसे नहीं थी कि लोग प्लेटफॉर्म को देखेंगे या फिर लोग अलग अलग वीडियोस को देखेंगे और वहाँ पे एड्स चलाई जाएं, वो चीज़ नहीं थी। लेकिन अभी एड्स हर एक चीज़ों में आने लगी है जिससे कि रेवेन्यू ग्रोथ हो। शुरू में सोशल मीडिया और यूट्यूब का उद्देश्य ज़्यादा इंटरैक्शन, कंटेंट शेयर करना और लोगों को जोड़ना था। लेकिन धीरे धीरे जब देखा गया कि प्लेटफॉर्म्स पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं, तब एड्स ने जगह बनाई, क्योंकि वो एक स्थिर रेवेन्यू मॉडल दे रहे थे। अब तो हर जगह, हर वीडियो में ये एड्स ना सिर्फ बिजनेस का हिस्सा बन गए हैं, बल्कि प्लेटफॉर्म की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी का एक बड़ा आधार भी बन चुके हैं। और अभी क्या हो रहा है कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी वो लोग ऑडियंस जनरेट करते हैं, जो व्यूवर्स देखते हैं उनको, जो सब्सक्रिप्शन वो लोग लेते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन पर्सपेक्टिव के रहते हैं कि ये बंदा अगर अच्छा कर रहा है, ये बंदा अगर जेन्युइन है, तो ये जो भी इनके प्लेटफॉर्म पे एड्स रनिंग होगी वो भी जेन्युइन ही होंगी। ऐसा माइंडसेट आता है और कहीं ना कहीं लोगों के फील या फिर इमोशंस को भी टारगेट करता है। आज के ज़माने में लोग इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ एक विज्ञापन देने वाले के तौर पर नहीं देखते, बल्कि वो उन्हें भरोसेमंद दोस्त या गाइड की तरह देखते हैं। अगर इन्फ्लुएंसर सच में किसी प्रोडक्ट के बारे में अपनी राय रखते हैं, तो ऑडियंस उस पर भरोसा करती है और इसी भरोसे से वो एड्स भी ज़्यादा असरदार हो जाते हैं। इस वजह से ब्रांड्स को भी समझ आ गया है कि अगर वो सही इन्फ्लुएंसर्स को चुनते हैं, तो उनकी मार्केटिंग सच में ऑथेंटिक और इमोशनल लेवल पर जुड़ती है। तो बजट के बारे में बात करते हैं कि जब यूट्यूब पर एक ऐड आती है तो इन्फ्लुएंसर्स को कितना % मिलता है और यूट्यूब को कितना % मिलता है? जब YouTube पर एडवर्टाइजमेंट होती है, तो YouTube पार्टनर प्रोग्राम में लगभग 55% रेवेन्यू क्रिएटर को और 45% YouTube रखता है। जबकि ब्रांड स्पॉन्सरशिप में यानी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भुगतान सीधे क्रिएटर और ब्रांड के बीच तय होता है और इसमें YouTube का हिस्सा अलग से नहीं होता। यानी एडसेंस मॉडल में YouTube का एक तय हिस्सा है, लेकिन ब्रांड डील्स पूरी तरह क्रिएटर और ब्रांड के बीच होती है। इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स बाहर से अप्रोच करें और वो उनकी वीडियो डायरेक्ट से डाल दें, तब तो डायरेक्ट ब्रांड और इन्फ्लुएंसर्स के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। जब ब्रांड सीधे इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं, तो दोनों के बीच एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट होता है, जिसमें पेमेंट, कंटेंट की डिलीवरी और टाइमलाइन सब तय किए जाते हैं। इस तरह YouTube या किसी भी प्लेटफॉर्म के एडसेंस मॉडल से अलग ये डायरेक्ट पार्टनरशिप होती है और इसमें इन्फ्लुएंसर की क्रिएटिविटी और उनके ऑडियंस का भरोसा दोनों ही काम आता है। आज की बातें बहुत अच्छी हुई। आज हम लोगों ने सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बात किया। सेल्स के बारे में तो उतना बात नहीं कर पाए, लेकिन मार्केटिंग एक टॉपिक जो था वो बहुत ज़्यादा रोचक थी। इसमें हम लोग जान पाए कि जो मार्केटिंग एजेंट्स रहते हैं वो कैसे लोगों के माइंड पे टारगेट करते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट जगाते हैं। तो बहुत सारे लेजेंड्स के बारे में भी बातें हुई, कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनियां अलग अलग उदाहरण के रूप में मार्केटिंग करते हैं, वो भी चीज़ों पर बात हुआ। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहा। आज हमने मार्केटिंग पर गहराई से चर्चा की, जिसमें हमने जाना कि एजेंसियां और ब्रांड्स कैसे लोगों के दिमाग और भावनाओं को टारगेट करती है ताकि उनके प्रोडक्ट में दिलचस्पी पैदा हो। हमने अलग अलग बड़ी कंपनियों और उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर बात की और वाकई ये बहुत रोचक और उपयोगी चर्चा रही।